यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने सैन्य अभ्यास का एक वीडियो सामने जारी किया है जिसमें ताकत दिखाई गई है। रूस की सेना ने यह अभ्यास कमचत्का प्रायद्वीप के पास अवाचा खाड़ी में किया, जिसमें उसके 2 जंगी जहाजों से जमकर मिसाइल और गोले दागे गए। रूसी सेना ने सैन्य अभ्यास के दौरान एक जंगी जहाज पर तैनात किए गए एक तोप से एक के बाद एक कई गोले दागे। यही नहीं, सैन्य अभ्यास में रूस ने वहां रॉकेट भी दागा। जंगी जहाज से छोड़े गए रॉकेट ने कई किलोमीटर दूर जाकर निशाने पर वार किया। इसके बाद रूस अपने सबसे घातक हथियार का भी इस्तेमाल करता नजर आया। रूसी सेना ने वहां फास्फोरस बम भी छोड़ा, वही फास्फोरस बम जिसके जंग में इस्तेमाल का आरोप यूक्रेन ने कई बार लगाया। 4 दिन पहले ही मारिउपोल से आई तस्वीरों में आसमान में चमकते ऐसे ही शोले दिखाई दिए थे जो जमीन पर गिरते ही सफेद गाढ़ा धुआं छोड़ रहे थे। तब यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि रूस ने वहां फास्फोरस बम से हमला किया था। रूस ने दावा किया कि मारिउपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपे ज़ेलेंस्की की सेना के करीब 1000 सैनिकों ने उसकी सेना के सामने सरेंडर कर दिया। बाद में यूक्रेन की तरफ से भी इसकी पुष्टि कर दी गई। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी सेना ने इस शहर को अपनी मुट्ठी में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी और इसके लिए पुतिन ने अपने सबसे वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को भी जंग के मैदान में उतार दिया था। उस वक्त ये दावा किया गया कि मारिउपोल पर कब्जे के लिए पुतिन ने चेचन लड़ाकों को शहर में तबाही मचाने की खुली छूट दे दी थी। पुतिन का आदेश मिलते ही चेचन लड़ाकों ने रूसी फौज के साथ मिलकर शहर पर जमकर कहर बरपाया। कई दिनों तक चली जंग की वजह से पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। बाद में रूस ने यह दावा किया कि उसकी सेना ने पूरे मारिउपोल पर कब्जा जमा लिया, लेकिन शहर में मौजूद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट रूस की पकड़ से दूर था, क्योंकि यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव रेजिमेंट के सैनिकों ने स्टील प्लांट को अपना बेस बना लिया था। दावा किया गया कि स्टील प्लांट में यूक्रेन के करीब 2000 सैनिकों ने रूस के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था, जो न सिर्फ स्टील प्लांट में रूसी फौज को घुसने से रोक रहे थे, बल्कि हर मोर्चे पर उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे थे। मतलब ये कि पूरे शहर पर कब्जा जमाने के बाद भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट रूसी सेना के कंट्रोल से बाहर था, जिससे पुतिन की सेना बौखला गई थी। यही नहीं, अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कब्जा करना रूस के लिए नाक का सवाल बन गया था। यही वजह रही कि रूसी फौज ने स्टील प्लांट को चारों तरफ से घेर कर हमला बोल दिया। कई दिनों तक प्लांट पर कब्जे की जंग लड़ी गई। यूक्रेन के सैनिकों को वहां से निकालने के लिए रूसी सेना ने आसमान से जमकर बम बरसाए, रॉकेट और मिसाइलों की बरसात की गई। यही नहीं, रूस ने अपने सबसे ताकतवर टैंकों से प्लांट की इमारतों पर ताबड़तोड़ गोले बरसाए। लेकिन कई दिनों तक चली जंग के बाद भी पुतिन की सेना स्टील प्लांट पर कब्जा जमाने में नाकाम रही। हालांकि बाद में रूस की तरफ से यह दावा किया गया कि इन हमलों में यूक्रेन की सेना के ज्यादातर सैनिक मारे जा चुके हैं और जो बचे हैं वो बुरी तरह घायल हैं, जिन्हें अगर वक्त रहते वहां से नहीं निकाला गया तो उनकी जान भी जा सकती है। इसके बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से घायल सैनिकों को निकालने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू हुई और अब रूस ने दावा किया कि घायल जवानों को स्टील प्लांट से निकालने के लिए ज़ेलेंस्की के 1000 सैनिकों ने उसकी सेना के आगे हथियार डाल दिए। यूक्रेन के सैनिकों के सरेंडर का एक वीडियो भी रूस ने जारी किया। वीडियो में बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिक एक कतार में अपने घायल साथियों को स्ट्रेचर पर लेकर स्टील प्लांट से बाहर निकलते दिखे। दावा किया गया कि ये यूक्रेन की स्पेशल यूनिट अज़ोव रेजिमेंट के सैनिक हैं, जिन्होंने कई दिनों तक रूस के सैनिकों की नाक में दम कर रखा था। इस दौरान वहां रूस की फौज के कई जवान तैनात दिखे, जिन्होंने स्टील प्लांट से बाहर आए ज़ेलेंस्की के हर सैनिक की तलाशी ली। इसके बाद यूक्रेन के सारे सैनिक अपने साथियों को लेकर वहां खड़ी गाड़ियों में चले गए। वीडियो के एक हिस्से में रूस का एक सैनिक बस के अंदर यूक्रेन के एक जवान के जख्मों पर पट्टी बांधता दिखा। बाद में सभी घायल सैनिकों को अस्पताल भेज दिया गया। मतलब ये कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से यूक्रेन के सैनिकों के सरेंडर के बाद पूरा मारिउपोल अब रूस के कंट्रोल में है। यूक्रेन ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि मारिउपोल से उसकी सेना पीछे हट चुकी है, जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक बड़ी जीत है और ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा झटका, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद से ही रूसी सेना मारिउपोल पर कब्जा जमाने में जुट गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मारिउपोल अज़ोव सागर के किनारे बसा है, जो उस इलाके का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जहां से यूक्रेन का स्टील, कोयला और मक्का पश्चिमी एशिया और दूसरे देशों में भेजा जाता है। इसके अलावा मारिउपोल पर कब्जे के बाद काला सागर से लगने वाला यूक्रेन का करीब 80% किनारा रूस के हाथ में चला गया। मतलब समंदर के रास्ते कारोबार करने का विकल्प भी रूस ने यूक्रेन से छीन लिया। मारिउपोल पर कब्जा यूक्रेन के सिर्फ एक शहर पर कब्जा नहीं है, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था की कबर तोड़ने की ओर रूस का एक बड़ा कदम है। ये तक दावा किया जा रहा है कि मारिउपोल पर रूस का कंट्रोल होने के बाद यूक्रेन की बची कुची अर्थव्यवस्था भी ढह जाएगी। कटरा में वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया।
जम्मू के कटरा में पहाड़ियों पर लगी आग वैष्णो देवी मंदिर के आसपास के इलाकों में भी फैल गई, जिसके बाद वैष्णो देवी यात्रा को फिलहाल रोका गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। जगह जगह बारिश का पानी जमा हो गया, यहाँ तक कि लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया। यूपी के जौनपुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। आरोप है कि बारात में शामिल कुछ लोगों ने लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। मारियोपोल के मेयर ने यह दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जर्मनी के तानाशाह हिटलर से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और खूंखार है, क्योंकि उन्होंने अज़ोव सागर के किनारे मौजूद इस शहर पर कब्जा जमाने के लिए 20,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मारियोपोल शहर में मारे गए लोगों की संख्या से दुगनी है। यही वजह है कि शहर के मेयर वादिम बॉयचेंको ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन जर्मनी के तानाशाह हिटलर से कहीं ज्यादा खतरनाक और खूंखार है। उनका दावा है कि दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने 2 साल के अंदर मारियोपोल में करीब 10,000 लोगों का कत्ल करवा दिया था, लेकिन रूसी सेना के हमले के बाद इस शहर में पिछले करीब 3 महीने के अंदर ही 20,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मतलब ये कि हिटलर ने जितने लोगों को मारा था उससे दोगुने लोगों को पुतिन मार चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने पश्चिमी देशों से पुतिन को रोकने की अपील की, क्योंकि उनका दावा है कि यूक्रेन में पुतिन का सैन्य अभियान अभी थमने वाला नहीं है, जिसकी वजह से वहां और खून खराबा होगा। रूस यूक्रेन जंग को कुछ दिन बाद 3 महीने होने वाले हैं और रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों में लगातार बमबारी कर रही है। वहीं यूक्रेन भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन में सेना ने लड़ते हुए एक बख्तबंद गाड़ी को हमले में तबाह कर दिया है। हमले के बाद सैन्य वाहन में विस्फोट के बाद आग लग गई और फिर उस बख्तबंद वाहन में केवल धुआं और गाड़ी के जले हुए अवशेष दिख रहे थे। यूक्रेन की सेना ने यह वीडियो जारी किया है। चेचन कमांडर रमजान कादिरव रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बचाव में उतर आए। उन्होंने दावा किया रूस और चेचनिया के लड़ाके यूक्रेन के खिलाफ नहीं बल्कि नेटो के साथ जंग लड़ रहे हैं, जिसके 30 सदस्य यूक्रेन को रूस से जंग लड़ने के लिए घातक और खतरनाक हथियार दे रहे हैं, जिनके दम पर करीब 3 महीनों से जेलेंस्की की सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज के सामने खड़ी है। 24 फरवरी को हमले के बाद रूस को यह उम्मीद थी कि यूक्रेन की सेना कुछ दिनों में ही उसके सामने हथियार डाल देगी, लेकिन जंग में यूक्रेन ने रूस को हर मोर्चे पर कड़ी टक्कर दी, जिसके बाद पुतिन को मारियोपोल पर कब्जा जमाने के लिए कादिरव के लड़ाकों तक को उतारना पड़ा। लेकिन मारियोपोल को जीतने में रूसी सेना को नाकों चने चबाने पड़ गए। यही वजह है कि अब कादिरव पुतिन के बचाव में उतर आए। उन्होंने दावा किया कि रूसी सेना यूक्रेन से नहीं बल्कि सैन्य संगठन नेटो से जंग लड़ रही है। Западом вооружают их наемники там, и поэтому нашему कादिरव ने यह भी दावा किया कि रूस को हराने के लिए पश्चिमी देशों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इसके बावजूद जंग में पुतिन की सेना को हराया नहीं जा सकता। बोरोदियांका शहर में यूक्रेन के हमले से तबाह हुए रूसी फौज के एक ठिकाने तक न्यूज 18 पहुंच गया है। बताया यह गया है कि वहां के एक बैंक्वेट हॉल को रूस के सैनिकों ने अपना ठिकाना बनाया, जिसे जेलेंस्की की सेना ने तबाह कर दिया था। न्यूज 18 जब वहां पहुंचा तो उस टूटी फूटी इमारत को देखकर यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि वहां कभी बैंक्वेट हॉल हुआ करता था, जहां अलग अलग मौकों पर लोग खुशियां मनाते थे। जो रास्ता ये ब्लॉक पड़ा है, यहाँ पर किचन हुआ करती थी। यूक्रेन के फौजियों को जब पता चला कि रूसी सेना ने वहां अपना ठिकाना बना लिया है, तो उन्होंने वहां हमला कर दिया, जिसमें बैंक्वेट हॉल का नामो निशान मिट गया। वो इमारत पूरी तरह तबाह हो गई और वहां कुछ नजर आया तो वो था उसका मलबा। चारों तरफ तबाही के निशान देखे गए और सब कुछ उजड़ा दिखा। सिर्फ वो बैंक्वेट हॉल ही नहीं, उसके पीछे मौजूद एक दूसरी इमारत भी इस हमले की चपेट में आ गई। उधर 2 महीने पहले क्रैश हुए चीन के विमान के ब्लैक बॉक्स से ऐसी सनसनीखेज जानकारी सामने आई जिसने हर तरफ तहलका मचा दिया। हादसे की शुरुआती जांच में पता चला है कि प्लेन के कॉकपिट से ही जानबूझकर बोइंग 737-800 हवाई जहाज को क्रैश कराया गया था। अब प्लेन के कॉकपिट में तो पायलट ही होता है, तो क्या पायलट ने ही हजारों फीट की ऊंचाई से प्लेन को नीचे गिरा दिया? 21 मार्च को चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का यह विमान दक्षिणी चीन में पहाड़ों में क्रैश हो गया था। वो हादसा इतना भयानक था कि प्लेन में यात्रियों से लेकर क्रू के सदस्यों तक सभी 132 लोग मारे गए थे। और तभी से चर्चा का बाजार गर्म था। प्लेन क्रैश को लेकर तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही थी। यह भी शक जताया गया था कि कहीं हवाई जहाज उड़ा रहे पायलट ने प्लेन क्रैश करके आत्महत्या तो नहीं कर ली। और अब शुरुआती जांच में जो फ्लाइट डेटा सामने आया है, उसमें वो शक पुख्ता होता नजर आ रहा है। दावा है कि विमान के ब्लैक बॉक्स से हासिल हुए फ्लाइट डेटा ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि कॉकपिट में मौजूद किसी शख्स ने जानबूझकर विमान को क्रैश कराया,
प्लेन को ऐसे इनपुट दिए गए कि वो हादसे का शिकार हो गया। चीन के विमान के हादसे की जांच में कुछ अमेरिकी अधिकारी भी शामिल हैं और उस जांच के बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि विमान ने वही किया जो कॉकपिट में उसे कमांड दी गई। मतलब दावा है कि चीन के हवाई जहाज के कॉकपिट में उसे कमांड ही क्रैश होने की दी गई, तो प्लेन तो गिरना ही था। यह भी बताया गया कि चीन के अधिकारियों ने विमान में अब तक कोई भी तकनीकी दिक्कत नहीं पाई है, यानी प्लेन बिल्कुल ठीक था। और फिर जो बोइंग 737-800 हवाई जहाज क्रैश हुआ था वो कोई छोटा मोटा या मामूली प्लेन भी नहीं था, बल्कि एविएशन इंडस्ट्री में उसे काफी भरोसेमंद मॉडल माना जाता है। कमर्शियल उड़ान में बोइंग 737-800 का सेफ्टी रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है। जो प्लेन हादसे का शिकार हुआ वो पुराना भी नहीं था, 2015 में ही उसने उड़ना शुरू किया था। मतलब सर्विस में उसे 7 साल भी पूरे नहीं हुए थे। और तो और जब यह हादसा हुआ था तब भी चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने कहा था कि उनका बोइंग 737-800 विमान उड़ान से पहले होने वाले टेस्ट भी पास कर चुका था। इतना ही नहीं, चीन के अधिकारियों ने हवाई हादसे के तुरंत बाद ही यह भी साफ कर दिया था कि प्लेन क्रैश के दिन हवाई जहाज के रूट पर मौसम भी खराब नहीं था। इसी वजह से बीते 2 महीनों से चीन के प्लेन क्रैश की गुत्थी ने विशेषज्ञों को सकते में डाला हुआ। हवाई जहाज का हादसे का शिकार होना उनकी समझ से परे है। 21 मार्च को चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का यह बोइंग 737-800 हवाई जहाज चीन के कुनमिंग शहर से ग्वांगझो शहर जाने के लिए उड़ा था। तब यह जानकारी सामने आई थी कि हवाई जहाज 29,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। मंजिल करीब 160 किलोमीटर दूर थी, लेकिन तभी अचानक विमान मुंह के बल बिल्कुल फुल स्पीड में तेजी से नीचे जाने लगा और उड़ान भरने के करीब 1 घंटे बाद ही वुजाओ शहर में पहाड़ों के बीच क्रैश हो गया। जो प्लेन पहले 29,100 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था वो 2.25 मिनट बाद 9,075 फीट की ऊंचाई पर आ गया। और जब हादसा हुआ तब प्लेन की ऊंचाई महज 3,225 फीट रिकॉर्ड की गई। मतलब चंद मिनट में विमान 29,000 फीट से नीचे आकर 3,000 फीट की ऊंचाई पर रह गया और आखिरकार क्रैश हो गया। विमान का इस तरह नीचे गिरना बहुत रहस्यमयी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा 2 ही सूरतों में हो सकता है। पहला, या तो प्लेन में कोई खराबी आई जो कि अब तक सामने नहीं आई है, या दूसरा कि खुद पायलट ने ही विमान को ऐसे उड़ाए रखा कि उसका मुंह सामने की तरफ न होकर नीचे की तरफ रहा। तो ना विमान में कोई दिक्कत थी, ना मौसम खराब था, लेकिन फिर भी वो क्रैश हो गया। दावा है कि प्लेन के ब्लैक बॉक्स का भी इशारा है कि हादसे का कारण कॉकपिट में दी गई कमांड है। इसी वजह से जांच में शामिल अमेरिकी अधिकारियों की शक की सुई चीन का प्लेन उड़ा रहे पायलटों की तरफ घूम गई। अब सवाल यह कि क्या प्लेन उड़ा रहे पायलट नौसिखिए थे? लेकिन ऐसा भी नहीं है। हादसे के बाद ही चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने बताया था कि विमान को उड़ा रहे तीनों पायलटों के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था और तीनों का रिकॉर्ड भी काफी अच्छा था। तीनों सेहतमंद थे, तीनों की माली हालत भी अच्छी थी, तीनों के घर परिवार में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठाएं। तो फिर 21 मार्च को बोइंग 737-800 हवाई जहाज के साथ आखिर हुआ क्या था? जब सब ठीक था तो फिर विमान अचानक क्रैश कैसे हो गया? तो इस पर जांच के बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि हो सकता है कि प्लेन में कोई जबरन कॉकपिट में घुस गया हो, जिसने प्लेन को जानबूझकर क्रैश करा दिया हो। तो क्या विमान में कोई सनकी यात्री सवार था जो प्लेन के कॉकपिट में जा धमका? लेकिन चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का कहना है कि इस बात पर विश्वास कर पाना मुमकिन नहीं। तो फिर विमान में 21 मार्च को आखिर हुआ क्या था? एक डर यह भी है कि कहीं प्लेन हाईजैक तो नहीं हो गया था, क्योंकि चीन यह भी साफ कर चुका है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल हवाई जहाज के पायलटों के लगातार संपर्क में था। हादसे से ठीक पहले तक भी पायलट एटीसी से बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्लेन में गड़बड़ी का कोई जिक्र नहीं किया। और जब एटीसी ने प्लेन को गिरता देखा तो उसने खुद प्लेन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब ही नहीं मिला। और इस बीच जंग के 2.5 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद रूस ने अब अपने एक और बेहद आधुनिक हथियार को मैदान में उतार दिया। रूस के मुताबिक उसकी सेना पिछले कुछ दिनों से युद्ध में लेजर हथियार का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही रूस ने पेरिसिवेत नाम के एक और खतरनाक लेजर वेपन के सफल परीक्षण का भी दावा किया। तो ड्रोन और सैटेलाइट दोनों के लिए एक बड़ा खतरा बताया गया। रूस के डिप्टी पीएम ने नई पीढ़ी के इस खास हथियार की जानकारी दी और दावा किया कि यह हवा में उड़ते ड्रोन को पल भर में राख कर सकता है। यही नहीं, इस लेजर हथियार की मदद से धरती के ऊपर तैनात सैटेलाइट को भी आसानी से बर्बाद किया जा सकता है। रूस के इस लेजर वेपन का सामने आया एक वीडियो ये दिखाता है कि अब तक इसे पूरी दुनिया की नजरों से कैसे छिपा कर रखा गया। वीडियो में रूस की कई बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले के बीच एक बड़ी सी गाड़ी पर लेजर हथियार का ये सिस्टम लगा दिखाई दिया। इसके बाद एक सुनसान इलाके में पहुंचने के बाद लेजर वेपन को बाहर निकाला गया।
और रूस ने दावा किया है कि इस हथियार की मदद से वो एक ड्रोन को आसानी से तबाह कर चुका है। हालांकि उसके इस आधुनिक लेजर वेपन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। लेकिन रूस ने ये जरूर बता दिया कि जंग में यूक्रेन को कई देशों से मिले घातक ड्रोन का तोड़ उसने निकाल लिया। यानी अमेरिका के दिए स्विच बोर्ड और फिनिक्स घोस्ट ड्रोन का शिकारी पुतिन की सेना के पास आ गया, क्योंकि यूक्रेन के साथ इतनी लंबी खिंच गई जंग में रूस के लिए ड्रोन ही सबसे बड़ी मुसीबत साबित हुए। रूस के टैंकों के परखच्चे उड़ा देने वाले ड्रोन रूसी सेना के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं रहे। और अब रूस ऐसे ड्रोन को हवा में जला देने वाले लेजर वेपन को मैदान में उतारने जा रहा है। रूस ने दावा किया है कि परीक्षण के दौरान लेजर हथियार ने बड़ी ही आसानी से एक ड्रोन को हवा में जला दिया। बताया गया कि 5 किलोमीटर दूर से भी लेजर वेपन ने 5 सेकंड में ड्रोन को मार गिराया। क्योंकि यूक्रेन की सेना के लिए एक बुरी खबर साबित हो सकती है। इसके साथ ही रूस का ये हथियार धरती के ऊपर तैर रही सैटेलाइट के लिए भी एक बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि रूस ने दावा किया कि लेजर वेपन की मदद से सैटेलाइट को आसानी से बर्बाद किया जा सकता है। यानी रूस की नजर अब उन सैटेलाइट पर भी है जिनके युद्ध में यूक्रेन की मदद करने की बात कई बार सामने आई। ऐसा कहा गया कि कई मौकों पर रूस की सेना की लोकेशन की सटीक जानकारी यूक्रेन को उन्हीं सैटेलाइट के दम पर मिली। रूस के जंगी जहाज मॉस्कोवा के डूबने में भी सैटेलाइट से मदद मिलने की खबरें सामने आई थी और इसके पीछे अमेरिका का हाथ होने का दावा किया गया था। लेकिन अब रूस के इस हथियार से यूक्रेन की मददगार सैटेलाइट पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। रूस के मुताबिक जमीन से 1500 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर घूम रहे सैटेलाइट को लेजर वेपन आसानी से निशाना बना सकता है और अपनी घातक किरणों का इस्तेमाल करके उन्हें नाकाम कर सकता है। इसी बीच रूस को अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए नेटो देशों ने एक और सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। यह अभ्यास इसलिए खास बताया जा रहा है क्योंकि इसमें रूस के पड़ोसी देश एस्टोनिया के सैनिक भी शामिल हुए और उन्होंने नेटो देशों के जवानों के साथ मिलकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली। एस्टोनिया में हो रहे सैन्य अभ्यास की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें कुछ फौजी मिसाइल दागते दिखाई दिए। सैनिकों ने सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट को तय किया और फिर उस पर मिसाइल दाग दी। यही नहीं, जवानों ने कई आधुनिक राइफलों को भी चलाने की ट्रेनिंग ली। एस्टोनिया के रक्षा मंत्री ने बताया कि उसके 15,000 सैनिक 3 जून तक चलने वाले इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। खबर है कि इस सैन्य अभ्यास का मकसद बाल्टिक देशों की सुरक्षा को बढ़ाना है। यही नहीं, इसे यूरोप के देशों की सुरक्षा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा पर अहम बैठक की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा पर अहम बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। हमें तय करना होगा कि कोई भी ओवर स्पीडिंग न हो। मुंबई के धारावी इलाके में सड़क पर खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई। इस बात की जानकारी मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गईं। केरल के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। कोषिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में रेड अलर्ट जारी है। साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती है। ऐसे में मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी फौज की स्पेशल यूनिट को भी जंग के मैदान में उतारने का फैसला किया। बताया गया कि जैसे ही स्पेशल यूनिट के जवानों को पता चला कि वो रूसी सैनिकों के साथ जंग लड़ने वाले हैं, उन्होंने भी तैयारी तेज कर दी। और जो तस्वीरें सामने आई, उनमें हथियारों से लैस जवान युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग करते दिखाई दिए। सैनिकों ने हमले के लिए अलग अलग टारगेट को तय कर उस पर जमकर गोलीबारी की। यही नहीं, जवानों ने जंगल के बीच भी जमकर पसीना बहाया। सैनिकों ने जंगल में अलग अलग टुकड़ियां बनाकर दुश्मन से निपटने का तरीका सीखा। बताया गया कि जंग में उतरने की तैयारी करने वाली ये स्पेशल यूनिट ज़ेलेंस्की के खुफिया विभाग से जुड़ी हुई है। यूक्रेन भी विदेशी हथियारों की मदद से रूस पर लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। युद्ध में यूक्रेन ही नहीं, रूस को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन को तबाह करने के लिए पहली बार पॉलिश मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक सैनिक इस मिसाइल का फायर करते हुए दिख रहा है। यूक्रेन के सैनिक ने रूसी ड्रोन को निशाना बनाकर हमला किया, जिसके बाद पलक झपकते ही रूसी ड्रोन पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। ज्ञानवापी मामले पर सुबह 2 अदालतों में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के मामले पर सुबह सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होगी। गुजरात के मोरबी में एक फैक्ट्री की दीवार ढहने से 12 मजदूरों की मौत हो गई। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल विजय ने निजी कारण बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
और इस बीच यूक्रेन के एक युवक ने दावा यह किया है कि रूस के जवानों के दफनाने के बाद भी वो कब्र से जिंदा निकल आया। आरोप यह है कि उसे और उसके दोनों भाइयों को रूस के सैनिकों ने पहले गोली मारी और फिर उन सबको मरा हुआ समझकर इसी जगह दफना दिया था। लेकिन उनमें एक मिकोला कुलिचेंको कब्र से जिंदा निकल आया। उसने बताया कि चर्निव के एक गांव पर कब्जे के बाद तीनों भाइयों को रूस के जवानों ने पकड़ लिया और आंखों पर पट्टी बांध दी। फिर बेरहमी से पिटाई करने के बाद तीनों को गोली मार दी थी। Oos, God, Oos, Aos, Wichad. लेकिन मिकोला कुलिचेंको का दावा है कि उसकी सांसें चल रही थी क्योंकि गोली उसको छूकर निकल गई, जबकि रूस के सैनिकों को लगा कि वो भी फायरिंग में मारा गया। यही सोचकर उसे भी कब्र में लिटा दिया गया, जहां से वो बाद में किसी तरह निकल पाया। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहर अपनों पर टूटता दिख रहा है। खबर है कि अपनों की इस लिस्ट में उनके गुरु अनातोली सबचाक की बेटी सेनिया का नाम भी शामिल है। और ब्रिटेन के अखबार मेट्रो में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सेनिया सबचाक को जल्द ही विदेशी जासूस घोषित किया जा सकता है, जो विपक्ष की बड़ी नेता होने के साथ ही एक टीवी एंकर भी हैं और 2018 में रूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन को चुनौती दे चुकी हैं। खबर है कि रूस की एजेंसियां उनके और उनकी मीडिया कंपनी के खिलाफ विदेशी फंडिंग के आरोपों की जांच में जुटी हैं, जिनके सही साबित होने पर यह मान लिया जाएगा कि यूक्रेन युद्ध के दौरान उन्होंने दुश्मनों के साथ मिलकर उनके जासूस के तौर पर काम किया। जबकि पुतिन को राजनीति में लाने में सेनिया के पिता अनातोली सबचाक का अहम योगदान माना जाता है, जो कॉलेज में पुतिन के प्रोफेसर रहने के साथ ही राजनीति में उनके मेंटोर भी रहे थे। और वो 1990 में सेंट पीटर्सबर्ग के पहले लोकतांत्रिक तौर पर चुने गए मेयर बने थे। दावा है कि उन्होंने ही पुतिन को सेंट पीटर्सबर्ग का डिप्टी मेयर बनाकर पहली बार उनकी राजनीति में एंट्री करवाई थी, जबकि उससे पहले पुतिन की पहचान रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के एजेंट के तौर पर थी। और वहीं अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने चेतावनी दी है कि परमाणु बम के लिए उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन नया हथकंडा अपना रहे हैं। FBI के मुताबिक उत्तर कोरिया के IT कर्मचारी किम के परमाणु हथियार कार्यक्रम में अपना योगदान देने के लिए राजधानी प्योंगयांग में बैठकर दूसरे देशों से नौकरी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और आरोप है कि वो ये सब अपनी पहचान छिपाकर कर रहे हैं, ताकि उन देशों की कंपनियों को ये ना पता चल सके कि वो उत्तर कोरिया के नागरिक हैं और वो इसका फायदा उठाकर परमाणु बम के लिए किम के काम आ सकें। यही नहीं, FBI का दावा है कि उत्तर कोरिया के वो नागरिक विदेश की कंपनियों के लिए डेटिंग ऐप से लेकर दूसरे ऐप भी तैयार कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो किम की मदद कर सकें। कहा जा रहा है कि जो पैसा ये लोग कमाते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा उत्तर कोरिया की सरकार को जाता है, क्योंकि उसे विदेशी मुद्रा की सख्त जरूरत है। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि उत्तर कोरिया के जो IT कर्मचारी चीन और रूस में मौजूद हैं, वो पश्चिमी देशों में नौकरी पाने के लिए ये झूठ बोल रहे हैं कि वो दक्षिण कोरिया, जापान और एशिया के दूसरे देशों से ताल्लुक रखते हैं। आरोप तो ये भी है कि अपनी सरकार की मदद करने के लिए उन्होंने अमेरिका और इंटरनेशनल बैंकों के ग्राहकों के खातों से जुड़ी जानकारियों की भी चोरी की। उधर असम के 20 जिले बाढ़ से बुरी तरह बेहाल हैं। हर साल आने वाली बाढ़ की मार इस बार असम के 2 लाख लोग झेलने को मजबूर हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो अब तक घरों में फंसे मदद का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी मदद के लिए SDRF की कई टीमों को लगाया गया है। असम के होजाई ऐसे ही जिलों में है जहां के हालात जल प्रलय से कम नहीं है। दूर दूर तक वहां सड़कों पर केवल पानी ही पानी जमा है। सड़कें, मैदान, स्कूल, सब जगह केवल पानी ही पानी भरा है। कुछ लोग तो अपने घरों में ही कैद हैं, जिन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकालने में बचाव टीमें लगी हुई हैं। नाव में बैठे बचाव कर्मी मसीहा बनकर ऐसे लोगों के पास पहुंच रहे हैं। कुछ घरों की दहलीज तक तो नाव तक भी पहुंच नहीं पा रही है। वहां पहुंचने के लिए बचाव कर्मियों को खुद पानी में उतरना पड़ रहा है, फिर ट्यूब के सहारे घर में फंसे लोगों को नाव तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों परिवार हैं जो अकेले होजाई जिले में अपने ही घरों में फंसे हैं। इनके पास खाने का सामान भी खत्म हो चुका है। जैसे जैसे मुसीबत लंबी हो रही है, बचने की उम्मीद भी कम हो रही है। लोगों की मांग है कि बचाव के काम में हेलीकॉप्टर लगाए जाने चाहिए ताकि कम वक्त में ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। असम के लोगों की परेशानी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उन्हें ऐसी मुसीबत का सामना हर साल करना पड़ता है। लेकिन कुदरत का कहर कम नहीं होता। अब तो हालत यह है कि हर साल एक से ज्यादा बार असम को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ सालों में असम में 3 से 4 बार बाढ़ आ रही है। हर बार बाढ़ ऐसी जिसमें लोगों की जान भी जाती है और नुकसान तो बेहिसाब होता है। असम की कुल जमीन है करीब 78 लाख हेक्टेयर और हैरानी की बात यह है कि इसमें 31 लाख हेक्टेयर जमीन फ्लड प्रोन है, मतलब वहां बाढ़ आने का खतरा हमेशा बना रहता है। यह करीब 40% राज्य है जिस पर हमेशा बाढ़ में डूबे रहने का खतरा बना रहता है। और यह 40% हिस्सा कोई जंगल या वीरान पड़ी जमीन नहीं है, बहुत बड़ी आबादी रहती है इस जमीन पर। असम की हालत बाढ़ के मामले में इसलिए भी खराब है क्योंकि कुदरती तौर पर अरुणाचल प्रदेश और मेघालय
दोनों राज्यों की नदियों में पानी बढ़ते ही मुसीबत असम पर आती है। अरुणाचल प्रदेश तो असम के पूर्व में है और मेघालय दक्षिण में है, मतलब नीचे। लेकिन भौगोलिक नजरिए से हालत कुछ ऐसी है कि जैसे बीच में कोई गड्ढा हो जिसमें दोनों तरफ से पानी आ रहा हो। कुछ ऐसा ही हाल असम का है, जिसकी वजह से इस राज्य को कुदरत का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आदत हो गई है असम के लोगों को ऐसे भयानक संकट का सामना करने की। असम के कई जिले ऐसे हैं जहां 20 फीट से भी ज्यादा पानी भरा है। लोगों के घर पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। सब कुछ पानी में समा चुका है। जिस ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से असम में जीवन है, वही ब्रह्मपुत्र तबाही की वजह बनी हुई है। न्यूज़ 18 की टीम कुछ ऐसी जगहों पर भी पहुंची जहां नाव तक मौजूद नहीं है। लोग पेड़ों की डालियों और टहनियों की मदद से जुगाड़ की नाव बनाकर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच रहे हैं। आज इस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ पानी का ये सैलाब ही नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ऐसे 20 गांव हैं जहां पर बाढ़ ने तबाही मचाई है। हालांकि इस तबाही की कोई एक वजह नहीं है। असम में हर साल होने वाली तबाही की कई बड़ी वजह हैं, जिनमें सबसे अहम है किसी एक बड़े प्लान पर काम न कर पाना। ब्रह्मपुत्र नदी का बड़ा हिस्सा चीन से बहता है। हिमालय से निकलकर नदी अरुणाचल होते हुए असम पहुंचती है। इसलिए नदी के बहाव को काबू करना या उसकी दिशा और उसमें बढ़ने वाले पानी के स्तर पर सही जानकारी सही समय पर देना, ये चीन के हाथ में। मतलब ये कि चीन अगर वक्त पर ब्रह्मपुत्र के पानी से जुड़ी जानकारी देना शुरू कर दे तो बाढ़ से होने वाली बर्बादी कुछ कम की जा सकती है, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। ऊपर से असम में बनाए गए बांध ऐसे हैं जिनका मकसद बिजली बनाना तो है, लेकिन उनमें पानी जमा करने का इंतजाम नहीं है। पर्यावरण से जुड़े लोगों को डर सताता है कि अगर इतनी बड़ी और ताकतवर नदी पर बांध बनाकर पानी रोका जाएगा तो बांध से पानी छोड़ते वक्त बर्बादी और भी ज्यादा होगी। दूसरी तरफ बाढ़ से असम को बचाने के लिए हर साल केवल तटबंध बनाने पर काम किया जाता है। तटबंध का मतलब है कि नदी के रास्ते में दोनों तरफ सीमेंट या ईंटों से या पत्थरों से मजबूत निर्माण किया जाए ताकि नदी किनारों को काट न पाए। लेकिन ऐसे किसी भी प्लान का कोई असर नहीं हुआ। असम को बाढ़ से बचाने में इनमें किसी भी रास्ते ने काम नहीं किया। हालात ऐसे हैं कि अब असम के लोगों को सर्दी, गर्मी और बारिश की तरह बाढ़ के भी मौसम का इंतजार रहता है। हर साल लोगों के लिए पानी में डूबे खेत, पानी की वजह से गायब हो चुके घर और शहरों में चलती नावों को देखना आम बात हो गई है। तबाही जैसे जिन हालात को देखते ही सिहरन पैदा होती है, वो लोगों की तकदीर बन गए हैं। कुछ महीने मेहनत करने के बाद लोग घर बनाते हैं, लेकिन एक बाढ़ में वो पानी में बह जाते हैं। हर साल हजारों एकड़ में फैली फसल पानी में डूब जाती है। लेकिन असम की तकदीर नहीं बदलती। ऐसा नहीं है कि असम के हालात सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। 1980 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट के तहत एक बोर्ड बनाया गया जिसका काम केवल यही था कि ब्रह्मपुत्र नदी से होने वाली तबाही से असम को बचाया जाए। लेकिन असम को बचाने के लिए अब तक केवल तटबंध बनाए जाने के अलावा कोई बड़ा काम नहीं किया गया। दावा है कि 60 साल में केवल तटबंध बनाने पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। पर्यावरण के जानकार दावा करते हैं कि तटबंध बनाने की नीति पर ही अहम बहस होनी चाहिए, क्योंकि तटबंधों को बनाने से ब्रह्मपुत्र जैसी नदी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इससे नदी के बहाव की ताकत ज्यादा बढ़ेगी और जाहिर सी बात है नदी के पानी का स्तर भी बढ़ेगा। मतलब कुछ ऐसा ही है कि चहारदीवारी में पानी को कैद करने की कोशिश होगी तो जाहिर है पानी की ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी और चहारदीवारी बनाने की बजाय उसे खुले में छोड़ दिया जाएगा तो पानी का दबाव कम होगा और लहरों की ऊंचाई भी कम होगी। हालांकि इस पर बहस पिछले कई दशकों से हो रही है। कई बार असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांधों को बनाने के प्रस्ताव भी बने, लेकिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बन पाया। हमेशा पर्यावरण पर काम करने वाली एजेंसियां और वैज्ञानिक बहस में ही उलझे रहे और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन जैसे जैसे असम में बर्बादी वाली बाढ़ बढ़ रही है, ये चिंता भी बड़ी हो रही है। खबर है कि चीन के साथ मिलकर भारत सरकार लंबे वक्त से इस पर बातचीत में लगी है। नदी के पानी की सही जानकारी वक्त पर मिल पाए, इसके लिए भी कोशिश जारी है। लेकिन चीन तो शायद ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को किसी वाटर बॉम्ब की तरह भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश में लगा है। आजम खान की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले कोर्ट ने आजम खान की जमानत पर सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के आगामी एशिया दौरे के दौरान उत्तर कोरिया मिसाइल या परमाणु परीक्षण कर सकता है। इस बात की आशंका खुद अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जताई।
छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में एक मिल में अचानक आग लग गई। मिल में लकड़ी होने की वजह से ये आग तेजी से फैली, जिसकी जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग पर काबू पाया। वहीं खबर है फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में एंट्री को तुर्की एक मौके के तौर पर देख रहा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस मौके को भुनाने के लिए उसने अमेरिका के सामने बड़ी शर्त रख दी, जिसका इशारा अमेरिका के दौरे पर पहुंचे तुर्की के विदेश मंत्री के उस बयान ने दिया, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि वो अमेरिका के साथ अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है। ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz. जिस समस्या का जिक्र तुर्की के विदेश मंत्री ने किया वो है अमेरिका के साथ F-35 लड़ाकू विमानों का सौदा। असल में तुर्की ने अमेरिका के विरोध के बावजूद रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील की थी, जिसकी वजह से अमेरिका ने उसे अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 बेचने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही उसने तुर्की पर कई सैन्य प्रतिबंध भी लगा दिए थे। और अब खबर है कि फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में सदस्यता के बहाने तुर्की अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ये अच्छी तरह जानता है कि उसकी मंजूरी के बिना फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल नहीं कराया जा सकता, जिसके लिए तुर्की का हथियार बनेगा नेटो का वो नियम जिसके तहत किसी भी नए सदस्य को जोड़ने के लिए मौजूदा सभी सदस्य देशों की सहमति जरूरी है। और फिलहाल 30 देश नेटो के सदस्य हैं, जबकि तुर्की 1952 से ही इसका हिस्सा है। ऐसे में अमेरिका को भी पता है कि स्वीडन और फिनलैंड को रोकने के लिए तुर्की वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा अब तुर्की अपनी सहमति के लिए अमेरिका से इसकी कीमत वसूलने की फिराक में है।